हेलो दोस्त हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार साहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम भारत के इतिहास के भारतीय इतिहास के जी हाँ, भारतीय इतिहास के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। कितने महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे? 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। ये आपका भारतीय इतिहास का आपका मतलब भारत सामान्य ज्ञान का पार्ट 1 है। इसके बाद भी आगे के पार्ट आपको कराए जाएंगे। मतलब अनेक पार्ट में आपका कराया जाएगा। प्रत्येक पार्ट में आपको लगभग 100 प्रश्न कराए जाएंगे। जी हाँ, 100 प्रश्न। आज हम भारतीय सामान्य ज्ञान में भारतीय इतिहास से संबंधित 100 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल का मानव कहाँ रहता था? जी हाँ, पूरा पाषाण काल का मानव कहाँ रहता था? पहला आपका कच्चे मकान, पक्की ईंटों, पृथ्वी के सुरंगों में, खुले आसमान के नीचे, वृक्ष की शाखाओं पर, नदियों के किनारे। तो पूरा पाषाण काल के जो मानव थे वो कहाँ रहते थे? खुले आकाश के नीचे, वृक्षों की शाखाओं पर, नदियों के किनारे रहते थे। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। खुले आकाश के नीचे, वृक्षों की शाखाओं पर, नदियों के किनारे। हमारा दूसरा प्रश्न है, उत्तर पाषाण काल की, यहाँ पोल एक गलत लिखाया हुआ है, ठीक पोल नहीं होगा। उत्तर पाषाण काल की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? मतलब उत्तर पाषाण काल की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो उत्तर पाषाण काल की प्रमुख विशेषता है, इस पाषाण काल में क्या हुआ था? भाषा का विकास हुआ था। क्या हुआ था? भाषा का विकास हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर पाषाण काल की प्रमुख विशेषता है, भाषा का विकास हुआ था। अब हम तीसरा, ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल में मानव की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो पूरा पाषाण काल में मानव की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? आग की खोज करना। जी हाँ, आग की खोज करना पूरा पाषाण काल में मानव की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आग की खोज करना पूरा पाषाण काल में मानव की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन पाषाण युग का मानव निम्न में से किस कला को जानता था? प्राचीन पाषाण युग का मानव किस कला को जानता था? तो जानता था आपके पत्थर के भौड़े व औजार बनाना। पत्थर के भौड़े व औजार बनाना प्राचीन पाषाण युग का मानव जानता था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नवीन युग का मानव निम्नलिखित में से किस कला से परिचित नहीं था? मतलब नवीन युग में जो मानव था वो किस कला से परिचित नहीं था? तो आपका सोने का आभूषण बनाना, इस कला से नवीन युग का मानव मतलब जो था परिचित नहीं था। क्योंकि पशुपालन पहले जानता था, नवीन युग से पहले मानव कृषि करना भी जानता था, बर्तन बनाना भी, लेकिन सोने के आभूषण बनाना नवीन युग का मानव नहीं जानता था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, सोने का आभूषण बनाना। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल के मानव का भोजन क्या था? जी हाँ, पूरा पाषाण काल में जो मानव थे उनका भोजन क्या था? तो उनका भोजन था जंगली फल फूल। क्या भोजन था? पूरा पाषाण काल के मानव का भोजन था जंगली फल फूल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, जंगली फल फूल। पूरा पाषाण काल के मानव का भोजन था जंगली फल फूल। अगला प्रश्न है, पहिए का आविष्कार निम्नलिखित में से किस काल में हुआ? पहिए का आविष्कार आपका किस काल में हुआ? तो पहिए का आविष्कार हुआ नवीन पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, नवीन पाषाण काल में। नवीन पाषाण काल में पहिए का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, पुरातत्व विभाग के संबंध में जो तथ्य सही हो उसे चुनकर लिखिए। मतलब पुरातत्व विभाग जो होते हैं वो क्या करते हैं? तो पहला आपका है जनगणना करना, दूसरा ऐतिहासिक पुस्तकों को प्रकाशित करना, तीसरा आपका है ऐतिहासिक स्थानों की खुदाई कर प्राचीन सभ्यता को प्रकाश में लाना, चौथा पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। तो जो पुरातत्व विभाग है वो क्या करता है? आपका ऐतिहासिक स्थानों की खुदाई कराकर प्राचीन सभ्यता को प्रकाश में लाना, इसका काम है। मतलब प्राचीन सभ्यता को उजागर करना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। पुरातत्व विभाग का काम है ऐतिहासिक स्थानों की खुदाई कराकर प्राचीन सभ्यता को प्रकाश में लाना। हमारा अगला प्रश्न है, जीवाश्म किसे कहते हैं? जी हाँ, जीवाश्म किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है आपका प्रागैतिहासिक मानव की अस्थियों को। तो जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं प्रागैतिहासिक मानव की अस्थियों को। मतलब जो पुराने के मानव थे उनके अस्थियों को जीवाश्म कहा जाता है। आपने साइंस में पढ़ा होगा जीवाश्म ईंधन, मतलब मानव की पुरानी हड्डियां। तो जीवाश्म किसे कहा जाता है? जीवाश्म कहा जाता है आपका प्रागैतिहासिक मानव की अस्थियों को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, प्रागैतिहासिक मानव की अस्थियों को जीवाश्म कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल में मानव के संबंध में कौन सा कथन सही है? पूरा पाषाण काल में मानव के संबंध में कौन सी कथन सही है? तो आपका है, वह पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। पूरा पाषाण काल में मानव क्या था? पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। वह पका हुआ मांस खाता था। ये बिल्कुल गलत है। पका हुआ, उस समय आग की खोज ही नहीं हुई थी अच्छे से, मतलब आग के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए ये गलत है। वह कृषि कार्य जानता था, कृषि की भी खोज नहीं हुई थी। मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग भी नहीं करता था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। पूरा पाषाण काल में मानव क्या करता था? पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था।
पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। अगला प्रश्न है हमारा, नवपाषाण काल के मानव के स्थायी जीवन व्यतीत करने का मुख्य कारण क्या था? नवपाषाण काल के मानव जो थे उनमें स्थायी जीवन व्यतीत करने का मुख्य कारण क्या था? तो कृषि का आरंभ था। क्या था? कृषि का आरंभ। नवपाषाण काल में मानव ने कृषि करना सीख लिया। क्या करना? कृषि का आरंभ चालू कर दिया, कृषि करना सीख लिया। तो नवपाषाण काल में मानव के स्थायी जीवन को व्यतीत करने का मुख्य कारण था आपका कृषि का आरंभ होना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, कृषि का आरंभ होना। अगला प्रश्न है हमारा, आग की खोज मानव ने सर्वप्रथम किस काल में की थी? आग की खोज जो है मानव ने सर्वप्रथम किस काल में की थी? तो पुरापाषाण काल में आग की खोज की थी मानव ने। जी हाँ, पुरापाषाण काल में आग की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, मोहनजोदड़ो स्थित है, तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो स्थित है आपका सिंध के लड़काना जिले में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध के लड़काना जिले में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध के लड़काना जिले में। अगला प्रश्न है, रोपड़ स्थित है। रोपड़ जो है वो कहाँ स्थित है? तो रोपड़ आपका स्थित है हरियाणा में। कहाँ स्थित है? हरियाणा में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, रोपड़ स्थित है हरियाणा में। अगला प्रश्न है हमारा, नवपाषाण युग तथा पुरापाषाण युग के मानव में भिन्नता का आधार है। नवपाषाण और पुरापाषाण युग के मानव में क्या भिन्नता है? तो भिन्नता यह है, धातुओं का प्रयोग नहीं है, ये भी नहीं है आपका भोजन के लिए आखेट, चित्रकारी भी नहीं है। गुफाओं में रहना भिन्नता दर्शाता है नवपाषाण व पुरापाषाण युग के मानवों में। तो पुरापाषाण और नवपाषाण युग के मानवों में भिन्नता है आपका गुफाओं में रहना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, गुफाओं में रहना। हमारा अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल के संबंध में दिए गए निम्न तथ्यों में से एक सही तथ्य का चयन करके बताइए उसको, ठीक, या फिर उत्तर पुस्तिका में लिखिए जो भी बोला है। तो आपका कृषि कार्य का आरंभ हुआ था, बिल्कुल गलत है, नहीं हुआ था। पुरापाषाण काल में पशुपालन का आरंभ हुआ था, नहीं हुआ था, बिल्कुल गलत है। मिट्टी के बर्तन बनाना आरंभ हुआ था, ये भी नहीं हुआ था। आग का आविष्कार हुआ था, जी हाँ, पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, पुरापाषाण काल में क्या हुआ था? आपका आग का आविष्कार हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है हमारा, नवपाषाण काल के संबंध में दिए गए तथ्यों में से जो सही हो उसे चुनकर बताइए, ठीक। मतलब नवपाषाण काल में क्या किया गया था? मानव ने शिकार करना आरंभ किया था, जी नहीं, बिल्कुल गलत है। मानव ने पत्थरों के औजार बनाना आरंभ किया था, यह भी गलत है। आग की खोज की थी, ये तो पुरापाषाण काल में ही किया था। तो क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर, पहिए का आविष्कार किया था। नवपाषाण काल में मनुष्य ने क्या किया था? नवपाषाण काल में आपके मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, पहिए का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस प्रकार के जीवों का विकास हुआ? तो पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस प्रकार के जीवों का विकास हुआ? जल में रहने वाले जीव, जी हाँ, जल में रहने वाले जीवों का पृथ्वी पर सर्वप्रथम विकास हुआ। तो जल में रहने वाले जीव, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नवपाषाण युग के लोग पूजा करते थे। जी हाँ, नवपाषाण युग में जो मानव थे वो किसकी पूजा करते थे? तो पूजा करते थे मातृ देवी की। किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, नवपाषाण युग के मानव युग के लोग पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नवपाषाण युग के मानव ने शिकार करना प्रारंभ किया, जी नहीं, बिल्कुल गलत है। पत्थरों के औजार बनाना प्रारंभ किया, बिल्कुल गलत। आग की खोज की, बिल्कुल गलत। पहिए का आविष्कार किया। नवपाषाण युग के मानव ने क्या किया? पहिए का आविष्कार किया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, नवपाषाण युग के मानव ने पहिए का आविष्कार किया। अगला प्रश्न है हमारा, नवपाषाण युग का मानव कहाँ रहता था? तो नवपाषाण युग के जो मानव थे वो कहाँ रहते थे? तो रहते थे आपके नवपाषाण युग के मानव ने मिट्टी तथा लकड़ी के बने मकानों में रहते थे। नवपाषाण युग के मानव कहाँ रहते थे? मिट्टी व लकड़ी के बने मकानों में रहता था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, नवपाषाण युग के मानव मिट्टी व लकड़ी के बने मकानों में रहते थे, मिट्टी व लकड़ी के बने मकानों में रहते थे। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? मतलब सिंधु सभ्यता कब से कब तक मानी जाती है? तो ये मानी जाती है आपकी 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक। जी हाँ, 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब कब से माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, गुप्त काल से। जी हाँ, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? गुप्त काल से मूर्ति पूजा का आरंभ भारत में माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? जो ऋग वैदिक आर्य थे वे किसकी पूजा करते थे? तो वे करते थे प्रकृति की पूजा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, ऋग वैदिक आर्य जो थे वो प्रकृति की पूजा करते थे। ऋग वैदिक आर्य प्रकृति की पूजा करते थे, ऋग वैदिक आर्य प्रकृति की पूजा करते थे।
अगला प्रश्न है हमारा, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? जो आर्य आए थे भारत में उन्होंने सबसे पहले कहाँ बसे? पहला आपका है सप्त संध्या प्रदेश, दूसरा नर्मदा घाटी, तीसरा यमुना, चौथा उपरोक्त सभी। तो आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो आर्य भारत में सबसे पहले बसे थे सप्त संध्या प्रदेश। कहाँ बसे थे आपके? सप्त संध्या प्रदेश, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, सप्त संध्या प्रदेश। अगला हमारा क्वेश्चन है, आर्यों का मूल निवास स्थान था, मतलब आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? तो ये था आपका एशिया माइनर। जी हाँ, एशिया माइनर आर्यों का प्रमुख या मूल निवास स्थान था एशिया माइनर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, एशिया माइनर आर्यों का प्रमुख निवास स्थान था। अगला प्रश्न है हमारा, गायत्री मंत्र संबंधित है, मतलब जो गायत्री मंत्र है हिंदू धर्म का वो कहाँ से लिया गया है, मतलब कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपकी ऋग्वेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, गायत्री मंत्र संबंधित है ऋग्वेद से। जी हाँ, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? सत्यमेव जयते जो उक्ति है आपका वो कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है आपका मुंडकोपनिषद। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, मतलब मुंडक उपनिषद जो है वहीं से लिया गया है सत्यमेव जयते जो शब्द है एक कथन, वो कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते उक्ति लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद का 9वां मंडल निम्न में से किस एक को समर्पित सूक्तों का संग्रह है? मतलब ऋग्वेद का 9वां मंडल निम्न में से किस एक को हुई समर्पित सूक्तों का संग्रह है? तो यह है आपका पहला ऑप्शन नंबर है सोम। जी हाँ, जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है वो सोम सूक्तों का संग्रह है, सोम सूक्तों का संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है सोम। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? जी हाँ, उत्तर वैदिक काल जो है उसमें इंद्र का स्थान, इंद्र देवताओं का राजा होते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, प्रजापति को। इंद्र का स्थान किसको मिला? प्रजापति को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति को मिला। अगला प्रश्न है हमारा, जिस काल में कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उसे कहा जाता है? मतलब जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध न हो, ठीक ना, सिर्फ उसमें मान्यता प्राप्त हो या फिर कहीं से जानकारी मिली हो लेकिन लिखित विवरण न हो, उसको कहा जाता है आपका प्रागैतिहासिक काल। क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं होता है उसको कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। अगला प्रश्न है हमारा, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो आपका है कुत्ता। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, कुत्ता। कुत्ते को आदि मानव ने सर्वप्रथम पालतू बनाया। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? पहला निम्न पूरा पाषाण, दूसरा मध्य पूरा पाषाण, तीसरा उच्च पूरा पाषाण, चौथा ऑप्शन है आपका ताम्र पाषाण। तो आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव हुआ उच्च पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, उच्च पाषाण काल में आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव हुआ उच्च पूरा पाषाण काल में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? तो जी हाँ, आग का आविष्कार हमने पहले पढ़ा था, आग का आविष्कार मानव ने किया था पूरा पाषाण काल में। कब किया था आग का आविष्कार? पूरा पाषाण काल में। लेकिन इसका प्रयोग करना कब से चालू किया, यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक। तो इसका प्रयोग करना कब से चालू किया? नव पाषाण काल से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, मतलब मानव ने आग का प्रयोग प्रारंभ करना नव पाषाण काल से किया शुरू। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आग की खोज तो पूरा पाषाण काल में ही हो गई, लेकिन जो आग का प्रयोग करना चालू किया तो नव पाषाण काल से आग की प्रयोग करना स्टार्ट किया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो इसका है आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, तांबा। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? तो तांबा का उपयोग मानव ने सर्वप्रथम किया, तांबा धातु का उपयोग। अगला प्रश्न है हमारा, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? प्रागैतिहासिक काल जो होता है उसके अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो आपका प्राचीन काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, पाषाण संस्कृतियों को। किसको रखा जाता है? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण संस्कृतियों को रखा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी? मानव ने सबसे पहले किस फसल को उगाया था? ठीक, मतलब उपयोग में किस फसल को सबसे पहले लाया था? तो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही, गेहूं। जी हाँ, गेहूं फसल को मानव ने सबसे पहले उपयोग में लाया था, गेहूं फसल को मानव ने सबसे पहले उपयोग में लाया था।
अगला प्रश्न है हमारा, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? तो आपका यहाँ दो दे दिया है, ये बिल्कुल गलत है। आपका मध्य पाषाण काल में मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता बना। तो ऑप्शन नंबर सी या फिर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ गलत दिया हुआ है, ठीक, प्रिंट मिस्टेक है। तो पूरा पाषाण काल में मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता बना। हमारा अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास में किस काल से संबंधित है? सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो मानव इतिहास में किस काल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, आद्य ऐतिहासिक काल। जी हाँ, आद्य ऐतिहासिक काल से सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास में संबंधित है। आद्य ऐतिहासिक काल से सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। जी हाँ, मोहनजोदड़ो से हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है? पहला है आपका, कालीबंगा से जुड़े खेत का साक्ष्य मिला है, ये बिल्कुल सही है आपका। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मुहरों से प्राप्त होती है, ये भी आपका सही है। सूरत कोतरा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है आपका। चौथा आपका है, सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मुहरें सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई है, बिल्कुल गलत है आपका। तो कौन सा कथन असत्य है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही, डी सही आंसर है इसका। मतलब कौन सा कथन गलत है? तो है, सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मुहरें सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई है, ये बिल्कुल गलत कथन है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। ठीक, तो सत्य कथन है, सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मुहरें सबसे कम मात्रा में प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है? जी हाँ, प्रसिद्ध जो पशुपति है उनकी मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ से प्राप्त हुई है? प्रसिद्ध पशुपति की मुहर आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी से सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आपका लोथल से मिला है गोदीवाड़ा का साक्ष्य। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य लोथल से मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर, लोथल से मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक, कौन सा कथन असत्य है? ये आपका नगर है, बाकी आपका नदी सागर तट दिया हुआ है। जैसे दिया हुआ है, हड़प्पा किस सागर तट पर स्थित है? सिंधु नदी सागर तट पर। तो ये तो बिल्कुल गलत है, हड़प्पा सिंधु नदी सागर तट पर स्थित नहीं है। लेकिन मोहनजोदड़ो सिंधु नदी सागर तट पर स्थित है। कालीबंगा आपका घर सागर तट पर स्थित है, और आलमगीरपुर आपका हिंडन नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। मतलब वो बिल्कुल गलत कथन है। कथन क्या है? वाक्य गलत है, हड़प्पा सिंधु नदी सागर तट पर स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपका असत्य कथन है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी सागर तट पर स्थित है, हड़प्पा नहीं। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म को दो भागों हीनयान व महायान में बंट गया? मतलब किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया? तो हीनयान व महायान है, यहाँ पे याद रखिएगा कौन कौन से बौद्ध धर्म के दो भाग कौन कौन से हैं जिसमें आप वो बढ़ गया था हीनयान व महायान में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। कनिष्क के शासनकाल में जो है बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया था, हीनयान व महायान। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, कनिष्क। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? महात्मा बुद्ध द्वारा जो दिया गया था उपदेश, उसमें प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। जी हाँ, धर्म चक्र परिवर्तन। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दी गई बौद्ध संगीतियों में कौन सुमेलित नहीं है? नीचे दी गई बौद्ध संगीतियों में
कौन सुमेलित नहीं है? ठीक, बहुत संगीतीय है, उसका शासक है। प्रथम में अजात शत्रु दिया हुआ है, तो जी हाँ, प्रथम अजात शत्रु बिल्कुल सही है। प्रथम बौद्ध संगीती अजात शत्रु था। द्वितीय बौद्ध संगीती काला अशोक था, ये भी सही है। तृतीय जो बौद्ध संगीती अशोक थे, ये भी आपका सही है। चौथा आपका है चतुर्थ हर्षवर्धन, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। चतुर्थ जो बौद्ध संगीती था वो हर्षवर्धन शासक नहीं था, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर इसका हो जाएगा। मतलब ये पूछा है आपका सुमेलित नहीं है, मतलब गलत कथन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है चतुर्थ हर्षवर्धन। ये आपका नहीं है, चतुर्थ शासक हर्षवर्धन नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे, मतलब बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा आनंद। जी हाँ, बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे आनंद। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे आनंद। अगला बात करें हम, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, तो चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, उनका प्रधानमंत्री कौन था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? चंद्रगुप्त मौर्य अपना अंतिम समय कहाँ बिताया, तो आपका सही आंसर है श्रवण बेलगोला। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? श्रवण बेलगोला में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय बिताया। अगला प्रश्न है हमारा, मेगस्थनीज किसका राजदूत था? मेगस्थनीज जो था वो किसका राजदूत था, तो आपका सेल्यूकस का राजदूत था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस का राजदूत था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया? जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म के अनुयायी बन गए, तो आपका है जैन धर्म के। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी बन गए? जैन धर्म के। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी बन गए। वहीं आपके पास पूछे सम्राट अशोक किस धर्म को अपनाए थे, तो सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को अपनाए थे। जी हाँ, सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को अपनाए थे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य था, तो बिल्कुल सही है, चाणक्य का ही दूसरा नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त था। और पूछा है कौन सा कथन सही है। अगला आपका कथन है, चंद्रगुप्त ने नंद शासक घननंद नहीं घनानंद है, हाँ, घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, ये भी आपका बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त ने नंद शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अगला है, चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील सौराष्ट्र में का निर्माण कराया था, यह भी आपका सही कथन है, चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील सौराष्ट्र का निर्माण कराया था। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, तो आपका उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, मतलब इनमें से सभी कथन आपके सही हैं, तो तीनों आंसर आपके सही हो जाएंगे, मतलब उपरोक्त सभी, चौथा ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी कथन सही हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? जी हाँ, अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है, तो अर्थशास्त्र रचना है आपका कौटिल्य की। अर्थशास्त्र रचना है आपके कौटिल्य की। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? कलिंग युद्ध जो हुआ था उस पर अशोक ने कब आक्रमण किया, तो 261 ईसा पूर्व कलिंग पर सम्राट अशोक ने आक्रमण किया, और इसी के बाद उनकी दिनचर्या में बदलाव भी हुआ था। ठीक, सेनाओं का लथपथ खून देखकर इनका मन बदल गया था। तो अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? उत्तर वैदिक काल तक समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो गया था, यह आपका सही कथन है, उत्तर वैदिक काल तक समाज 4 वर्णों में विभाजित हो गया था। आगे बात करें तो उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ, ये भी आपका सही है। आगे है, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश अनुमति थी, जबकि ऋग वैदिक काल में ऐसा नहीं था, ये बिल्कुल गलत कथन है, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति थी, ये बिल्कुल गलत कथन है। अगला है आपका, भारत में लोहे का प्रयोग पहला साक्ष्य उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा 800 ईसा पूर्व में मिला है, ये भी आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है,
कौन सा कथन इसमें गलत है बोला है आपका कि निम्न से कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मतलब उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति थी, जबकि ऋग वैदिक काल में ऐसा नहीं था। ये बिल्कुल गलत कथन है आपका, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से असत्य को चुनिए। असत्य को चुनिए। ठीक, यहाँ नदियों का प्राचीन नाम दिया है, उसका आधुनिक नाम यहाँ दिया हुआ है आपका, पहले प्राचीन नाम फिर आधुनिक नाम। तो आपका पहला है वितस्ता झेलम। वितस्ता झेलम नदी का पुराना नाम क्या था? वितस्ता। ये बिल्कुल सही है। रावी नदी का पुराना नाम था पुरुश्री, ये भी आपका सही है। स्वात नदी का पुराना नाम सतुद्री, ये आपका गलत है। ब्यास नदी का पुराना नाम विपाशा था, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें से गलत कथन कौन सा है? मतलब जो है आपका स्वात नदी का पुराना नाम सतुद्री नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, मतलब एक गलत कथन है आपका। ठीक, सतुद्री का नाम आधुनिक नाम स्वात नहीं है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद जो है इसकी रचना गद्य व पद्य दोनों में की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक, मतलब कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो पहला आपका है महाजनपद, उसके बाद राजधानी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, ये आपका सही कथन है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। चेदी की राजधानी पोटली, ये आपका गलत है। चेदी की राजधानी पोटली नहीं थी। मगध की राजधानी गिरिव्रज, ये भी आपका सही कथन है। मगध की राजधानी गिरिव्रज थी। मल्ल की राजधानी कुशावती थी, ये भी आपका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत आंसर है। तो इसमें से सुमेलित कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें सही कौन होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका। मतलब ये जो मिलान है बिल्कुल गलत मिलान है। चेदी की राजधानी पोटली नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? तो आपका था उदयन। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? उदयन था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था उदयन, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। अगला बात करें, अगला प्रश्न है, किस शासक की उपाधि कुड़िक थी? किस शासक की उपाधि कुड़िक थी? तो अजात शत्रु जो शासक था, जो कि बौद्ध संगीति में प्रथम शासक था। ठीक, अजात शत्रु की उपाधि कुड़िक थी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अजात शत्रु शासक की उपाधि कुड़िक थी। अगला बात करें, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? सिकंदर ने जब भारत पर अपना कब्जा करने आया, जो कि विश्व को अपने अंडर में रखने के लिए निकला था प्रण लेके, तो उस समय मगध पर किसका शासन था? तो उस समय मगध पर शासन था घनानंद का। किसका शासन था? घनानंद का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आया तो उस समय मगध में किसका शासन था? घनानंद का शासन था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, घनानंद। अगला प्रश्न है हमारा, कालाशोक किसकी राजधानी थी? जी हाँ, कालाशोक मतलब कालाशोक की राजधानी थी। तो कालाशोक की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। कालाशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कालाशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र। कालाशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सर्वछत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? मतलब किसको क्षत्रियों का नाश करने वाला, जिसको बोला जाता है सर्वछत्रांतक, तो किसको कहा गया है? महापद्मनंद। जी हाँ, महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, महापद्मानंद। मतलब महापद्मानंद को क्षत्रियों का नाश करने वाला सर्वछत्रांतक कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदुनिया का शासक था। कहाँ का शासक था? मकदुनिया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, सिकंदर मकदुनिया का शासक था। अगला प्रश्न है हमारा, सिकंदर व पोरस के बीच प्रसिद्ध हाइडेस्पिज का युद्ध कब हुआ था? सिकंदर व पोरस के बीच युद्ध कब हुआ था? कौन सा युद्ध हुआ था आपका? हाइडेस्पिज। तो सिकंदर व पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में
हाइडेस्पिज का मतलब प्रसिद्ध हाइडेस्पिज युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में सिकंदर व पोरस के बीच। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है हमारा, महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? ठीक, महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य महाव्रत को इन्होंने जोड़ा 5वां व्रत के रूप में। अगला प्रश्न है हमारा, जैन धर्म में त्रिरत्न है। जैन धर्म में त्रिरत्न कौन है? पहला आपका ऑप्शन है सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान है, दूसरा आपका ऑप्शन, तीसरा आपका सम्यक आचरण। तो ये तीनों आश्रम आपके, सॉरी यहाँ अच्छे से नहीं दिख रहा है लेकिन आपको बता दें, जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक आचरण। ये तीनों आपके जैन धर्म के त्रिरत्न है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, त्रिरत्न। ठीक, तीनों आपके ये जो तीनों नाम दिख रहे हैं आपको, सभी जैन धर्म के त्रिरत्न है। अगला प्रश्न है हमारा, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? महावीर जो थे उन्होंने किस भाषा में उपदेश दिया? तो महावीर ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया। जी हाँ, प्राकृत भाषा में उपदेश दिया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, महावीर ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया। अगला प्रश्न है हमारा, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था वैशाली नामक गांव में। कहाँ हुआ था? वैशाली ग्राम में। वैशाली ग्राम में महावीर का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, वैशाली ग्राम में। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक, कौन सा कथन सत्य है? तो जैन धर्म के सतभंगी ज्ञान को स्यादवाद कहा जाता है। जैन धर्म के सतभंगी ज्ञान को स्यादवाद कहा जाता है। ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक, सतभंगी ज्ञान को स्यादवाद कहा जाता है। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई। ये भी आपका सही कथन है, पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। अगला है आपका, जैन धर्म आत्मा को मान्यता देता है। ये भी आपका सही कथन है, जैन धर्म आत्मा को मान्यता देता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन यहाँ क्या है? सही है। जो 3 कथन आपके दिए हुए हैं सभी कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मतलब सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया? महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया? तो महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु पाली भाषा का उपयोग किया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, पाली भाषा। महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा का उपयोग किया था, अपना उपदेश देने के लिए पाली भाषा में उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। उस बार हमने क्या देखा था? जैन धर्म के त्रिरत्न। अभी हम देखेंगे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, पहला बुद्ध, दूसरा संघ, तीसरा धम्म। तो ये तीनों हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ये सभी। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? पहला बुद्ध, दूसरा संघ, तीसरा धम्म। ये तीनों आपके बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया? किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत प्रारंभ किया। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया है? जी हाँ, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, समुद्रगुप्त। किसको कहा गया है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त शासक को कहा गया है। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चीनी यात्री फाहियान
किसके शासनकाल में आया था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आया था। चीनी यात्री फाहियान कब आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है हमारा, मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया? मौर्यों द्वारा जो निर्मित किया गया था सुदर्शन झील, उसका जो जीर्णोद्धार किसने कराया? तो रुद्रदामन व स्कंदगुप्त दोनों ने मिलकर जीर्णोद्धार कराया सुदर्शन झील का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ए व बी दोनों आपका सही आंसर हो जाएगा। मतलब ए व बी दोनों ने मौर्यों द्वारा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। रुद्रदामन व स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। अगला है हमारा, भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में। जी हाँ, स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर ए है। स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर हुणों का आक्रमण हुआ था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर हुणों का आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, नवरत्न किस गुप्त शासक से संबंधित है? नवरत्न जो है किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो नवरत्न आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नवरत्न किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासक से संबंधित है। अगला हम बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो दीनार कहा जाता था। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को, मतलब गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, दीनार। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सही नहीं है? तो आपका अभिज्ञान शकुंतलम ये रचना है और ये इसके रचनाकार हैं। अभिज्ञान शकुंतलम रचना कालिदास द्वारा किया गया था। शूद्रक रचना मृच्छक टीकम, मतलब मृच्छक टीकम द्वारा किया गया था। स्वप्नवास दत्तम रचना दंडी द्वारा किया गया था। लेकिन मुद्रा राक्षस रचना विशाखा दत्त द्वारा नहीं किया गया था। ये आपका गलत है, बाकी ये तीनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। मतलब ए आपका जो मिलान है सही नहीं है, मतलब मुद्रा राक्षस रचना विशाखा दत्त द्वारा नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। मुद्रा राक्षस रचना विशाखा दत्त द्वारा नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट जो थे किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। हर्षवर्धन जो शासक था उसके दरबारी कवि थे बाणभट्ट। बाणभट्ट, ठीक, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ मिले हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो कुम्भरहार पटना में। कहाँ मिले हैं? कुम्भरहार पटना में। कुम्भरहार पटना में चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष मिले हैं। चंद्रगुप्त के महल के अवशेष मिले हैं कुम्भरहार पटना में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? जो अशोक का धम्म था उसकी परिभाषा कहाँ से ली गई है? तो अशोक के धम्म की परिभाषा ली गई है राहुलोवाद सूत्र से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अशोक के धम्म की परिभाषा, अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में प्रचलित विष्टि था। मौर्य काल में प्रचलित विष्टि था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, निःशुल्क श्रम। जो मौर्य काल में विष्टि नाम का जो प्रचलित था, नाम विष्टि, वो था आपका निःशुल्क श्रम। निःशुल्क श्रम जो था वो आपका मौर्य काल में विष्टि नाम से प्रचलित था। निःशुल्क श्रम, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, जो कि विष्टि नाम से प्रचलित था। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? तो इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। इंडो ग्रीक ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। इंडो ग्रीक जो थे, इंडो ग्रीक ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए, इंडो ग्रीक ने। अगला प्रश्न है, सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए? जी हाँ, सॉरी, यहाँ शीशे के सिक्के। पिछले बार हम क्या देखे, सोने के सिक्के किसने चलाया? तो इंडो ग्रीक ने। इंडो ग्रीक ने। अब शीशे के सिक्के किस वंश ने के शासकों ने चलाए? भारत में जो था
ठीक है ना। मतलब शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए, तो शीशे के सिक्के आपके किस वंश के शासकों ने चलाए, तो सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए। सातवाहन, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए। अगला प्रश्न है हमारा, ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किनके समय से प्रारंभ हुई। जो भारत में ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किनके समय से प्रारंभ हुई, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, सातवाहन। जी हाँ, सातवाहन शासकों ने भारत ब्राह्मण को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा को चालू किया। सातवाहन शासकों ने ब्राह्मण को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा को प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है हमारा, रुद्रदामन कौन था। रुद्रदामन कौन था, तो रुद्रदामन था आपका शक शासक। कौन था, रुद्रदामन शक शासक था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, रुद्रदामन कौन था, शक शासक था। अगला प्रश्न है, कनिष्क का राजवैद्य था। कनिष्क का राजवैद्य कौन था, तो कनिष्क का आपका राजवैद्य था, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर आपका चरक। कनिष्क के राजवैद्य का क्या नाम था, कनिष्क के राजवैद्य का चरक नाम था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, कनिष्क का राजवैद्य था चरक। चरक कनिष्क का राजवैद्य था। अगला प्रश्न है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था। जो कनिष्क था वो बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था, तो कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, महायान। अभी हमने देखा था कि बौद्ध धर्म को दो भागों में विभाजित किया गया था। ठीक, दो दो भागों में मतलब विभाजित किया गया था, तो उसमें जो सेकेंड भाग था वो था आपका महायान। कौन सा भाग था, सेकेंड, महायान। तो वही कनिष्क जो बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था, तो महायान का अनुयायी था, महायान का, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान का अनुयायी था। अगला प्रश्न है हमारा, कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क जो शासक था उसकी राजधानी क्या थी, तो उसकी राजधानी थी पुरुषपुर। क्या थी, पुरुषपुर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। जी हाँ, कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर पुरुषपुर। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है। जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है, तो किस शासक का है आपका, रुद्रदामन। रुद्रदामन जो शासक है उसका जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख है रुद्रदामन शासक का, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, रुद्रदामन शासक का पहला अभिलेख है जो कि जूनागढ़ से प्राप्त हुआ है, वो भी संस्कृत का है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा आज का और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है। किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, अरिकमेडु। अरिकमेडु, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, अरिकमेडु स्थान पर रोम बस्ती मिली है। किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है, किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है, तो अरिकमेडु, अरिकमेडु स्थान पर रोम बस्ती मिली है। तो ये था आज का हमारा अंतिम प्रश्न। तो आज के ये 100 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यदि हमारी मेहनत आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अच्छा लगा होगा तब भी कीजिएगा, और वीडियो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। इसका अगला पार्ट भी अपलोड किया जाएगा। भारत के सामान्य ज्ञान की लगभग पूरी आपको कराई जाएगी, पूरी पार्ट। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।